प्यारे बच्चों, आज हम सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025-26 को सॉल्व करेंगे और इसको आप ध्यान से देखें। अगर समझ नहीं आता एक बार दोबारा देखें, 3 बार देखें। चीज़ें ध्यान से करेंगे तो समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, इसको एक बार फिर से समझा दें, तो मैं आपको दोबारा फिर उसको एक बार और वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। तो अभी हम फिजिक्स की बात करेंगे, जो खंड सी होता है यानी सेक्शन सी की बात हम करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों, इसको अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है और उससे आपको आपका जो स्किल है वो तो डेवलप होगी, आपका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो पक्का हो जाएगा। इसलिए ज़रूर इसको दें लोगों को, क्योंकि विद्या का जो धन है ना बेटे, वो बहुत ही सुंदर है। व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। तो ये एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खर्च करेंगे, दूसरों को देंगे, समझाएंगे, बताएंगे तो आपकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए कभी ये ना डरें कि मैं उसी को सवाल बता दूंगा, अगर इसको एक चीज़ समझा दूंगा तो उसको ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि आपने जो समझाने में आपके माइंड में और ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, वो बच्चा वो समझ नहीं सकता, तो आपका और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। इसलिए समझाने में, किसी भी बच्चे को समझाने में हिचकिचाएं नहीं, डरे नहीं और ज़रूर समझाएं, दूसरों की मदद जरूर करेंगे, जरूर रखिएगा। आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी मदद भी जरूर मिलेगी, आपको पक्की मिलेगी, तो ये ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30। अर्णव नोट्स बना रहा था और उसने वक्र सतहों से परावर्तन के बारे में अपनी समझ के आधार पर निम्नलिखित कथन लिखे। पहला, अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकते हैं। दूसरा, उत्तल दर्पण वस्तु की स्थिति की परवाह किए बिना हमेशा वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब बनाते हैं। तीसरा, अवतल और उत्तल दर्पणों दोनों दर्पणों में प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण सूत्र यानी 1/f = 1/v + 1/u का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है, जहां f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह सही विकल्प चुनिए जो वक्र सतहों से परावर्तन के बारे में सही कथनों को सूचीबद्ध करता है। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों, और सी दूसरा और तीसरा, और डी पहला और तीसरा। प्यारे बच्चों, आंसर नंबर 30 इसमें जो क्वेश्चन अभी था, आपने क्या देखा था, उन्होंने कहा कि अर्जुन जो है वो नोट्स बना रहा है और उसने वक्र सतहों के से परावर्तन के लिए कुछ अपनी समझ के अनुसार जो है उसने क्या किया, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कथन दिए है ना, उसको लिखे। तो पहला उसने लिखा है कि अवतल दर्पण जो है वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अवतल दर्पण है, आपको ये सब करना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। आप देखते थे जो अवतल दर्पण है उसमें जो आप फोकस से बाहर जितने भी रखते थे, कितने केसेस थे पढ़े थे बेटा हमने? हाँ, वेरी गुड। 6 जो है ना उसके केस थे 6, और 6 वाले में हमने देखा था कि जो फोकस से बाहर जितनी बार भी उनको वस्तु को रखा था, F पे रखा या 2F पे रखा या F और 2F के बीच रखा, 2F से बाहर रखा और इन्फिनिटी रखा, तो जो प्रतिबिंब था वो हमेशा क्या होता था, उसी साइड बनता था और वास्तविक बनता था, क्योंकि किरणें जो है वो वास्तव में मिलती थी। लेकिन जब F और P के बीच आप रखते हो तो इससे क्या बनता था,
ये कहाँ से जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहाँ जाएगी, प्रत्यावर्तित होकर क्या होगी, फोकस से होकर निकलेगी। अब दूसरी आप कहाँ से लेना चाह रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, यानी वक्रता केंद्र से लोगे, तो वक्रता केंद्र से लेंगे तो वो ऐसे जाएगी और यहीं से ये वापस आ जाती है, तो ये क्या होगी, इधर से ही वापस चली जाएगी। अब ये मिलेंगी नहीं, फैल रही हैं, तो इसलिए क्या होगा कि इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये यहाँ कहीं मिल जाएंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बने। इसलिए क्या हुआ, ये वास्तविक नियमावल की आभास हो रहा है, इसे आभासी प्रतिबिंब बना। तो बिल्कुल पहला कथन सही है कि क्या होगा, वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब जो है, जो अवतल दर्पण बनाएगा वो वास्तविक और आभासी हो सकता है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा उसने कहा कि उत्तल दर्पण वस्तु की स्थिति की परवाह किए बिना हमेशा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाएंगे। तो जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण अगर आप देखें तो ये उत्तल दर्पण है बेटा। अब इसमें आप जो है वस्तु क्या रख सकते हो, यहाँ कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि फोकस आपका क्या होता है, यहाँ होता है, और वक्रता केंद्र ये होता है, जिसको आप 2F कहते हो या वक्रता केंद्र कहते हो। तो अगर हमने वस्तु यहाँ रखी है तो ये क्या होगा, ये कहाँ से जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होके निकल रही हो। और दूसरी आप अगर क्या हो, वक्रता केंद्र पर भेजना चाहते हो, तो ये जो किरण जाएगी ऐसे, तो ये क्या होगी, ये वक्रता, तो ये यहीं से वापस लौट जाएगी। अब ये फिर क्या है, वापस आपस में फिर दोबारा जो है क्या नहीं होंगी, ये मिल नहीं सकती। तो ये क्या होगा, ये आभास हो रहे हैं कि यहाँ मिल रही है। तो आप इसको कहीं भी रखोगे तो उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे यहाँ आभासी था, दर्पण के पीछे ही बना था, ये दर्पण के सेम साइड बना था। तो इसमें केवल एक ही स्थिति आती है, चाहे इसको कितना ही दूर ले जाओ, अनंत तक ले जाओ, आप इन्फिनिटी तक ले जाओ, तो क्या होगा, सदैव ये आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा। तो इसलिए जो सेकंड है वो गलत है, ये जो है वो सेकंड क्या है, गलत है, कि भाई उत्तल दर्पण वस्तु की स्थिति पर बिना उसके किसी भी कहीं भी रख दो, हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाएगा। ये हमेशा वास्तविक नहीं, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये आपने पढ़ लिया था। और तीसरा उसने कहा कि अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सूत्र, थर्ड में क्या कह रहा है कि दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u के अनुसार क्या होगा, अनुसार होती है। तो जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो इससे सूत्र से इसके अनुसार ही मिलेगी, जहां f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, वस्तु की दूरी है, इस प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका आंसर, अब उसने ऑप्शन दी थी आपको, ए में दिया था ए फर्स्ट एंड सेकंड, वो गलत है। हमारे सही कौन है, पहला और तीसरा। तो दूसरा ऑप्शन है कि पहला, दूसरा और तीसरा, वो भी गलत है। और सी में उसने कहा कि दूसरा और तीसरा, वो भी गलत है। और डी में उसने कहा कि पहला और तीसरा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, आंसर डी। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर दोबारा देख लें कि आर्यन ने जो कहा वो ये कहा कि भाई अवतल दर्पण से क्या होता है, वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरे में उसने कहा कि उत्तल दर्पण जो है, वस्तु की स्थिति कुछ भी हो, वो सदैव वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमेशा सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति कहीं भी रखो। तीसरी बात उसने कहा कि जब किसी भी जो उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, उसमें वस्तु की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है, वो वस्तु की स्थिति के अकॉर्डिंगली इस दर्पण के सूत्र से निश्चित होगी। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर है हमारा डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 31 यानी क्वेश्चन नंबर 31,
नीचे दिए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो हमें दिन के समय आकाश का नीला दिखाई देने का कारण बताता है। ए, जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, नीले जैसे छोटे तरंगदैर्ध्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होते हैं। बी, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सभी रंग समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं, लेकिन नीला प्रकाश अधिक प्रबल होता है और मानव आँखों को अधिक दिखाई देता है। सी, आकाश का नीला रंग लाल और नारंगी जैसे लंबे तरंगदैर्ध्य के छोटे तरंगदैर्ध्य की तुलना में अधिक प्रकीर्णन के कारण होता है, जिससे नीला रंग अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। डी, वायुमंडल में नीले रंग के कण होते हैं जो आकाश को नीला रूप देते हैं। अब ये आंसर नंबर 31 यानी 31, उत्तर नंबर 31 प्रश्न का, इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो विकल्प दिए थे उनमें से हमने सही विकल्प जो है वो चुनना है। किसके लिए? कि दिन में जो समय में आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? उन्होंने पहला ऑप्शन दिया कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो नीले जैसे छोटे तरंगदैर्ध्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है। तो ये बिल्कुल सही है। और बी पार्ट कहता है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सभी रंग समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं, जो कि गलत बात है, लेकिन नीले प्रकाश अधिक प्रबल होता है, यह मानव आंखों को अधिक दिखाई देता है। ये बिल्कुल गलत है। तीसरा जो सी पार्ट है, आकाश का नीला रंग लाल और नारंगी जैसे लंबे तरंगदैर्ध्यों के छोटे तरंगदैर्ध्य की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होते हैं, जिससे नीला रंग अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल गड़बड़ है। और वायुमंडल, चौथा पार्ट है कि वायुमंडल में नीले रंग के कण होते हैं जो आकाश को नीला दिखाई देते हैं, ये भी गलत है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो आंसर ए है। और आंसर ए क्या है? क्योंकि रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार, नियम क्या कहता है कि जो प्रबलता है, जिसकी प्रकीर्णित प्रकाश की जो प्रबलता है, इंटेंसिटी है, वो डिपेंड करती है तरंगदैर्ध्य के ऊपर। और कैसे? व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंगदैर्ध्य लैम्डा के चतुर्थ घात के, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा पावर 4, यानी तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रबलता। अब जिसमें भी आप, जैसे आप बेबीओर में देखें तो ब्लू लाइट जो है वो क्या है, तरंगदैर्ध्य उसकी कम है, रेड वगैरह की ज्यादा है। तो जितनी तरंगदैर्ध्य कम होगी उसका प्रकीर्णन की जो इंटेंसिटी है यानी प्रबलता है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो चूंकि नीले प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है वो कम होती है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इसीलिए वो प्रकीर्णित ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे आकाश में फैल जाएगा। तो हमें क्या होगा, पूरा आकाश नीला दिखाई देगा। वायुमंडल में जब वो जाता है तो वो पूरा फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी है, वो जो प्रकीर्णन, जो रेले का नियम है प्रकीर्णन का, वो कहता है कि इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसकी तरंगदैर्ध्य छोटी होगी। तो जो नीला रंग है उसकी तरंगदैर्ध्य छोटी है, कम है, जिसकी वजह से उसका जो प्रकीर्णन वाला जो प्रकाश है उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी यानी प्रबलता वो ज़्यादा है। और इसीलिए हमें जो आसमान है
वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में सारा नीला प्रकाश फैल जाता है, तो इसलिए हमें वही दिखाई देगा। तो इसलिए उन्होंने जो ऑप्शन ए है वो कहता है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो नीले जैसे छोटे तरंगदैर्घ्य, बिल्कुल सही बात कह रहा है, अन्य वर्णों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होते हैं। इसलिए ए आंसर सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 32 यानी क्वेश्चन नंबर 32, ये अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन हैं, यानी असर्शन और रीजनिंग के हैं। तो अभिकथन ए और कारण आर, नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए और आर यानी कथन, अभिकथन और कारण यानी तर्क सत्य, दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही व्याख्या है, यानी जो तर्क है यानी कारण है वो अभिकथन का सही एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है। बी, ए और आर यानी अभिकथन और कारण यानी तर्क दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी जो कारण है वो अभिकथन का सही व्याख्या यानी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी, अभिकथन सत्य है लेकिन तर्क यानी कारण असत्य है। डी, अभिकथन असत्य है लेकिन कारण यानी तर्क सत्य है। अब क्वेश्चन है अभिकथन ए, एक बिंदु वस्तु 26 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब अनंत पर नहीं बनेगा। यानी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट 26 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब अनंत पर नहीं बनेगा, यह अभिकथन है। और कारण यानी तर्क दिया है, रीजनिंग दी है, उपरोक्त प्रणाली के लिए समीकरण 1/f = 1/v + 1/u के द्वारा v = अनंत देता है, यानी इन्फिनिटी देता है। तो इसमें से कौन सही है और कौन गलत है ये हमें बताना है, और उस हिसाब से हमें पूरी ऑप्शन जो है चूज करना है। यहाँ अगर हम देखें तो जो उसने अभिकथन कहा है ना, उसमें क्या कहा उसने कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 26 सेंटीमीटर है, ठीक उसके सामने 26 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी एक वस्तु रखी हुई है, और वस्तु का कहता है इमेज जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर नहीं बनेगा, ये कह रहा है। तो इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं कि उसने कहा कि एफ जो है ना वो क्या होता है, कन्वेक्स का यानी उत्तल दर्पण का हमेशा क्या होता है, धनात्मक होगा, +26 सेंटीमीटर, और जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और वो 26 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ से अगर हम देखें, जब भी हमने देखा है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी होता है, और क्या होता है, सीधा भी होगा और हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो इन्फिनिटी में नहीं बनेगा। अब इसको अगर हम बना के भी देखें, देखिए एग्जाम में आपको बनाना ही नहीं लेकिन समझा रहा हूं मैं आपको, तो ये कहाँ से होके जाएगा, ये ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होके चली जाएगी परावर्तित होकर के। और दूसरी आप जो है क्या है, इसको अगर आप
सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखेंगे मिला के, तो ये क्या होगा, ये किरण जो है वापस चली जाएगी और इसको डॉटेड डॉटेड आप मिला के देखिए तो ये यहाँ कहीं बनता है। तो ये करीब करीब बीच में 13 के आसपास सेंटीमीटर के आसपास बन रहा है। अब इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो ये बन गया कि भाई अनंत पर तो बनेगा नहीं, इन्फिनिटी पर तो बनेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ अनंत पर नहीं बनेगी, तो सही है, वो अभिकथन सही है। अब तर्क देखते हैं। उसने कि 1/f = 1/v + 1/u के द्वारा इसका जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो इससे निकल के इन्फिनिटी आएगी, कह रहा है वो इन्फिनिटी आएगी रूट पर। ठीक है, तो इन्फिनिटी आती है तो देखिए कैलकुलेट करके देखें, 1/26 = 1/v + 1/-26। ये दर्पण है तो दर्पण का सूत्र लगेगा। अब ये 1/26 + 1/26 = 1/v, तो ये कितना होगा 2/26 = 1/v, तो v कितना हो गया 26/2 यानी 13 सेंटीमीटर, जो हमारा किरण आरेख से द्वारा भी करीब करीब ठीक दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है ये आपका आंसर जो है वो क्या होगा कि अभिकथन सत्य है, यानी ए सत्य है और आर क्या है, असत्य है। तो ये सी पार्ट आता है। क्लियर? अभी तक अगर आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो जो है ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। और जब कभी भी किसी और साथी को, अपने बड़े भैया दीदी को, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको 8वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, तो उनको आप देख सकते हो। अगर आप 10th में हो और ये 8th का है तो हो सकता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आए जो आपको उस समय समझ नहीं आया था, अब जो है इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो इसलिए उसको भी देख सकते हैं आप, छोटी क्लास का भी देख सकते हैं, बड़ी क्लास को भी आप देखना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप थोड़ा हायर वाली क्लास को भी देख सकते हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और जब कभी भी दूसरे लोगों को भी ज़रूर हेल्प करें, उनको भी आप इनको शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो।